हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी पर। मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ सब्जेक्ट पढ़ने का काम करेंगे। उसी के अंदर एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा। मैं आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर से एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, एक इकोनॉमिक्स है और एक करंट अफेयर। ये सब्जेक्ट्स आपको कराने का काम करूंगा, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। अभी अगर मैं आप सभी का सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत करूं तो ये आप सभी का सिलेबस है, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर नाम से एक सेक्शन बनाया गया है, जो आपका 10 क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ आप लोग सोशल साइंस यानी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 10-10 क्वेश्चन इसके हैं और टोटल 40 क्वेश्चन है, यानी 50 क्वेश्चन जो मेरे पास हैं, मैं इन सभी के लिए आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। इसी के साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 40 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं भाई। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग की बात करें भाई, और टीचिंग एप्टीट्यूड। साथ ही साथ आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड यानी साइकोलॉजी वगैरह के कुछ क्वेश्चन हैं। लगभग 30 क्वेश्चन की वेटेज के साथ ये आपके साथ स्टैंड करता है। 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और हिंदी। 10-10 क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो मेरे साथ आप जनरल अवेयरनेस और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको प्रिपरेशन करेंगे। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट का नाम है हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 1। अब इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं आप सभी के लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये सभी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। शायद आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पढ़े भी होंगे, क्योंकि जिन बच्चों के पास आर्ट्स है उनके लिए ईजी होगा, जिन बच्चों के लिए कॉमर्स है उनके लिए ये ईजी होगा, जिनके पास साइंस है उनके लिए ये ईजी होगा। ठीक है, तो हम सभी को एकजुट करके और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा भाई, एक धर्म है बौद्ध धर्म। आपने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सुना है। एक व्यक्ति है सिद्धार्थ, जिनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। उन्हीं महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अभी बौद्ध धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ी मान्यता है कि एक लड़का था, जब वो पैदा हुआ, नेपाल के कपिलवस्तु मिनी में एक जगह थी लुम्बिनी, लुम्बिनी के अंदर उसका जन्म हुआ था। उसके पिताजी का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था। जब वो पैदा हुए तो एक आकाशवाणी हुई कि आपके घर जो बेटा पैदा हुआ है वो या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या एक सन्यासी बनेगा। अब वो बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक बार बाजार की सैर करूं, क्योंकि उनको केवल घर के अंदर रखते थे, एक महल के अंदर। बाजार घूमने गए तो एक बूढ़ा, बीमार, एक शव और एक सन्यासी, ये 4 दृश्य देखे। और उन्होंने देखा कि सबसे सफल जीवन, सबसे सुखी जीवन भिक्षक भिक्षुक का है। तो इसी कारण उन्होंने एक धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निरंजना नदी के किनारे बैठे। उन्हीं महात्मा बुद्ध के द्वारा एक धर्म की स्थापना की गई, बौद्ध धर्म। अभी बौद्ध धर्म बहुत बड़ा है, तो बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, यानी बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाय यूनिटिंग 2 क्लासेज ऑफ सोसाइटी। दीज क्लासेज वर, अब इसके अंदर 4 सोसाइटी दी गई हैं, जैसे पुरोहित और वणिक, साहूकार और दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। देखो, एक तो ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से करें, लेकिन हम इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पहले देखते हैं कि भाई 4 वर्ण थे, यानी एक ब्राह्मण थे और एक आप लोगों ने क्षत्रिय पढ़े, क्षत्रिय। इसी के साथ आप लोगों ने वैश्य पढ़े, वैश्य। इसी के साथ आप लोगों ने शूद्र पढ़े। ये 4 वर्ण थे। ठीक है, अब इन 4 वर्णों में से एक शूद्र वर्ण तो ये रहा। जो व्यापारी है वो वैसे ही है, लेकिन क्या होता था, ब्राह्मण शूद्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। इसी कारण इन शूद्रों को एक अलग धर्म की आवश्यकता थी। इन शूद्रों ने बौद्ध धर्म के अंदर जुड़े। इसी के साथ आप लोग स्त्रियां भी याद रखेंगे, क्योंकि ये धर्म एक बार के लिए तो बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ा था, बहुत बुलंदियों पर चढ़ा, लेकिन एक समय आने के बाद रुक गया था। यानी शूद्र तो बहुत सारे ऐड हो गए थे, लेकिन वो कोई ऐड नहीं हो रहा था। तभी बौद्ध धर्म के अंदर एक व्यक्ति थे, आनंद। उनसे महात्मा बुद्ध ने बोला भाई कि बौद्ध धर्म आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो उन्होंने बोला जी, महिलाएं यदि आ जाएं तो हमारा धर्म आगे बढ़ जाएगा। हालांकि महात्मा बुद्ध के द्वारा मना किया गया था। उन्होंने बोला था कि अगर इस धर्म के अंदर महिलाएं ऐड हो गई तो ये धर्म केवल 500 साल चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने आनंद की जिद पे महिलाओं को भी ऐड कर लिया। तो स्त्रियां और शूद्र इसका आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बुद्धिज्म टॉपिक। अगला है मुस्लिम लीग। भारत के अंदर 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस
कांग्रेस यानी लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल्स। वैसे अमेरिकन पार्लियामेंट का नाम भी कांग्रेस है। इसी कांग्रेस की स्थापना भारत के अंदर हुई थी 1885, 1885। अभी 1885 में हुई कहाँ पर थी, तो एक विश्वविद्यालय है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वो है कहाँ पर, मुंबई, बम्बई, महाराष्ट्र के अंदर। यहीं पर इसकी पहली बैठक हुई थी। इसी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। WC बनर्जी के नाम से हमने जानते हैं भाई, WC बनर्जी। इन्हीं के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन है मुस्लिम लीग, अगर पूछे कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1885, लेकिन पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई 1906, 1906। इसकी पृष्ठभूमि कुछ अलग है। यदि पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो हम एक तारीख लिखते हैं 1 अक्टूबर 1906। एक व्यक्ति है आगा खान, इन्हीं आगा खान ने मुस्लिम लीग की नींव रखी थी, क्योंकि ये आगा खां पहुंचे थे मिंटो सेकंड के पास। मिंटो सेकंड भारत के उस समय वायसराय थे। इन्हीं मिंटो सेकंड के पास पहुंचे और इनको बोला कि भाई एक पार्टी की स्थापना करनी है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। इसी कारण 30 दिसंबर 1906, 30 ऑफ दिसंबर 1906, इन्होंने ढाका, जो आज बांग्लादेश के अंदर है, ढाका के अंदर एक व्यक्ति है नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह, इन्होंने एक पार्टी की स्थापना कर दी जिसका क्या नाम है, उस पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 1906 के अंदर एक पार्टी बनाई जिसको आप लोग मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा बनाई गई 1906। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हिस्ट्री के अंदर ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को याद रखने हैं। क्वेश्चन है प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज, इसको आप लोग नवरोज या नवरेह के नाम से भी जानते हैं, नवरोज त्योहार। ये नवरोज त्योहार भारत के अंदर किसके द्वारा शुरू किया गया, प्रवर्तन किसने किया, हु स्टार्टेड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। अभी भारत के अंदर अगर हम नवरोज त्योहार की बात करें तो ये भारत के अंदर इम्प्लीमेंट किया था बलबन ने। एक्चुअली क्या है, हम लोग एक डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। भारत के ऊपर बहुत सारे मुस्लिमों ने अटैक किया। ऐसे ही एक मुस्लिम थे मोहम्मद गोरी। जब उन्होंने अटैक किया तो उनके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 के अंदर। अब उनके बाद उनका गुलाम, जिसको आप लोग इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, वो भारत के शासक बने। अभी इल्तुतमिश के बाद आप लोग रजिया सुल्तान को पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आता है भारत के अंदर शासन करने वाली पहली महिला शासिका या पहली मुस्लिम महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान। इन्हीं के बाद बहुत सारे व्यक्ति आए, लेकिन एक व्यक्ति थे बलबन। इन्हीं बलबन ने भारत के अंदर ये पर्शियन फेस्टिवल, एक्चुअली ये पर्शियन फेस्टिवल है क्या, तो पारसियों का एक कैलेंडर है। पर्शियंस कौन है, आज आप एक देश देख रहे हैं ईरान, इसी ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। बाद में इस पर मुस्लिमों ने अटैक किया और इसका नाम चेंज कर दिया। आज भी भारत के अंदर बहुत सारे पर्शियंस हैं। जैसे मैं बात करूं आप सबसे, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी क्या है, पारसी हैं। ये जो पारसी हैं, इन्हीं पारसियों का एक कैलेंडर है। जैसे हमारा एक कैलेंडर है हिंदुओं का, उस कैलेंडर का प्रथम दिन है चैत्र, चैत, बैसाख, जेठ, साध, सावन, भादवा, आसोद, कातक, मंगसर, पोह, माह, फाग, ये 12 महीने हमारे। अभी जो हम फॉलो करने लग रहे हैं वो है अंग्रेजों का कैलेंडर, जिसको आप लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा ही एक पर्शियन कैलेंडर भी है। इस पर्शियन कैलेंडर का जो पहला दिन है, जैसे अंग्रेजों का पहला दिन किस रूप में मनाया जाता है, अंग्रेजों का पहला दिन आप लोग हैप्पी न्यू ईयर के नाम से मनाते हैं। ऐसे ही इस्लाम धर्म के अंदर आप लोग रमज़ान पढ़ते हैं, रमज़ान का महीना पहला महीना होता है इस्लामी कैलेंडर के अनुसार। लेकिन पर्शियन कैलेंडर का जो पर्शियन कैलेंडर है, इस पर्शियन कैलेंडर का पहला दिन कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे पर्शियन कैलेंडर का पहला दिन है नौरोज। और इसी नवराज की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने। अभी बलबन से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, लो एवं रक्त की नीति किसके द्वारा चलाई गई, तो उसका नाम क्या है, बलबन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने याद करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए एक प्रयुक्त भाषा है। इन एंशियंट टाइम द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट सोर्स मटेरियल। यानी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी कैसे पता चलती है, तो अपने इतिहास के बारे में जानकारी हमें लिखित एविडेंस से पता चलती है। बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उन्हीं किताबों से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके अंदर पूछा गया है कि भाई जो एंशियंट टाइम है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है। जैसे अगर आप आंसर देंगे संस्कृत, तो संस्कृत भारत के अंदर 319 से 550 एक डायनेस्टी रूल करती थी, जिसको आप लोग गुप्ता डायनेस्टी बोलते हैं।
गुप्त वंश, उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। अगली हम लोग पढ़ते हैं ब्राह्मी खरोष्टी। ये ब्राह्मी और खरोष्टी अशोक के टेन्योर में, अशोक भारत के महान शासक हुए हैं, उन्हीं अशोक के टेन्योर में, अशोक भारत के शासक हैं, इन्हीं अशोक के टेन्योर में ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामीक, ये 4 भाषाएं लिखी गई थी। बाद में इनको हमने पढ़ा था 1837 में। और भारत के अंदर जो अशोक का टेन्योर पढ़ते हैं हम लोग, वो 269 से पढ़ते हैं, 269 BC से इन्होंने भारत के अंदर रूल करना स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद एक लैंग्वेज रहेगी पाली। अगर मैं पाली भाषा के बारे में बात करूं तो अभी हमने एक धर्म की बात की थी, बौद्ध धर्म। इसी बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो क्या थी, पाली। अभी बौद्ध धर्म की स्थापना तो बहुत पुरानी है। स्थापना यानी अगर मैं महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करूं तो 483 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। 483 BC, 483 BC मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। और इनका जो भी लिटरेचर है वो किस भाषा में है, पाली। तो इनमें से सबसे प्राचीन भाषा क्या हो गई, तो पाली होगी। इसका आंसर क्या होगा, पाली। जो एंशियंट चीजें हमें वो पाली भाषा के अंदर मिली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। यानी रोम पर अटैक किया था, तब भारत और रोम के बीच व्यापार खत्म हो गया। देखो अभी भारत के अंदर अटैक करने वाले इनमें से कौन कौन है। जैसे मैं अगर बात करूं, अरबों ने भारत के ऊपर अरबों ने अटैक किया था 712 AD के अंदर। एक व्यक्ति है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। वो एक अरबी आक्रमण है, मोहम्मद बिन कासिम। अगली बात हम लोग करेंगे कि भाई अगला अटैक किसके द्वारा किया गया। तो भारत के ऊपर हंगेरियन अटैक कभी हुआ ही नहीं भाई। भारत के ऊपर उन्हों का आक्रमण हुआ था। अभी इसी उन्हों के आक्रमण के कारण रोमन और भारत के बीच में व्यापार एंड हो गया था। लेकिन अगर मैं तुर्कों की बात करूं तो तुर्कों पर भारत के अंदर 2 तुर्क्स हैं जिन्होंने अटैक किया है। जिसे मैं अगर बात करूं, भारत के ऊपर एक अटैक किया था मोहम्मद गजनवी। इस व्यक्ति ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया है, मोहम्मद गजनी या गजनवी। अभी एक व्यक्ति है मोहम्मद गोरी, ये दोनों के दोनों तुर्क हैं, मोहम्मद गोरी। जब इन दोनों ने अटैक किया था तो आप लोगों ने ये दोनों अटैक याद रखने हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इंडियाज ट्रेड विद द रोमन एम्पायर एंडेड विद द इन्वेजन ऑफ रोम बाय हुम। तो आप लोग याद रखेंगे हुणों, हुणाज जिन्होंने भारत के ऊपर या रोम के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद हमारा इनके साथ व्यापार खत्म हो गया था। अभी व्यापार हमारे साथ शुरू कब हुआ था रोम का, तो हम लोग पढ़ते हैं कि 326 BC भारत के ऊपर एक अलेक्जेंडर नामक एक व्यक्ति, या जिसको आप लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, उसने अटैक किया था। यहाँ से हमारा व्यापार स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है आईने अकबरी के लेखक हैं, यानी आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग आईने अकबरी के बारे में याद रखेंगे, इसको लिखा अबुल फजल है। अबुल फजल एक नवरत्न था। इसी अबुल फजल ने बहुत सारी किताबें लिखी है। जैसे मैं अगर अबुल फजल के बारे में बात करूं, ये किताब है महाभारत। महाभारत के अंदर आप लोगों ने कौरव और पांडव पढ़े हैं। इसी महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता, जय संहिता। इसी महाभारत का अनुवाद किसने किया था, अबुल फजल ने। किस नाम से किया था, रजमनामा। तो ऐसे ही हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। ये आर्ट एंड लिटरेचर से इनका बहुत बड़ा नाम है। अलबरूनी है, अलबरूनी ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ये किसकी किताब है, तो आप लोग याद रखेंगे ये अलबरूनी की किताब है। अभी इसके अंदर एक आदमी और याद रखेंगे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा एक किताब लिखी गई, खमसा-ए खुसरो, खमसा-ए खुसरो। किसकी किताब है, तो आप लोग याद रखेंगे खमसा-ए खुसरो अमीर खुसरो की किताब है। इसी अमीर खुसरो को भारत में तबला व सितार का जनक भी बोलते हैं, तबला व सितार का जनक, फादर ऑफ तबला एंड सितार। तो कौन है, तो याद रखेंगे अमीर खुसरो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग याद रखेंगे। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा जो अकबर की जीवनी है, उसको भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसके द्वारा की गई। अभी एक व्यक्ति है अजीमाबादी, अजीमाबादी के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना लिखा गया है। लेकिन इसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया, तो एक व्यक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में, इस नारे को बड़ा किया था। अभी चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, ये सारे के सारे व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं भगत सिंह की बात करूं तो एक दिल्ली असेंबली बम कांड है, असेंबली बम कांड। ये असेंबली बम कांड किसका, तो आप लोग याद रखेंगे असेंबली बम कांड भगत सिंह का है। इन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंक दिया था
और इन्होंने बोला था कि ये बम किसी को मारने के लिए नहीं है, अंग्रेजी शासन के बंद कानूनों को खोलने के लिए। अभी अगले व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो बहुत सारी बातें पढ़ते हैं हम लोग। जो चंद्रशेखर आज़ाद है, इनको मिंटो पार्क इलाहाबाद के अंदर गोली मारी गई थी, आज उसका नाम है आज़ाद पार्क। यूपी के अंदर अंग्रेजों ने धोखे से इनको चारों तरफ से घेर लिया था और इनकी हत्या कर दी थी, लेकिन हत्या अंग्रेजों ने नहीं की, इनके पास एक गोली बची हुई थी, वही इन्होंने अपने मार ली थी। लेकिन अंग्रेजों ने इनको बहुत सारी गोलियां मारने के बाद हाथ लगाया था, इतने डरते थे अंग्रेजी से। ठीक है, याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वायसराय। अभी ये वायसराय का क्रम है, मैं आप सभी को सारे वायसराय बता देता हूँ, उसके बाद आप आंसर लगा पाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर कौन है, तो इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों का भारत में प्रथम गवर्नर। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन यहां से भारत हटा देगा, यहां से क्या याद रखना आप लोगों ने, यहां से याद रखना है बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, क्योंकि ये बंगाल के अंदर आए थे सबसे पहले, पश्चिम बंगाल के अंदर, ये बांग्लादेश के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना आपने, अगला क्वेश्चन पढ़ना भारत का प्रथम गवर्नर, सॉरी बंगाल का प्रथम गवर्नर। यहां से क्वेश्चन बनेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। इसका क्या नाम लिखेंगे आप लोग, तो इसका नाम लिखेंगे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी इसी के बाद एक क्वेश्चन बनेगा भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, अब ये तीन नाम तो बताए, लेकिन आप एक नाम और याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे। अगर मैं इसके बात करूं, लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, एलिगन है। डलहौजी के बारे में हम 1853 के अंदर पहली रेल पढ़ते हैं, कि भारत के अंदर पहली रेल 1853 में चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसी लॉर्ड डलहौजी ने भारत के अंदर हड़प की नीति, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से की भी शुरुआत की थी। हड़प की नीति किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके शिष्य थे, तो इसके अंदर बहुत सारे नाम दिए गए हैं। मैं बात करूं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर के अंदर है, इसी को दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते हैं, दरगाह अजमेर शरीफ, दरगाह अजमेर शरीफ। ये किसकी एक दरगाह है, तो याद रखेंगे ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक दरगाह है। और आप लोगों को याद रखना है, इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति जाकर अपनी घड़ी चढ़ाते हैं, और घड़ी चढ़ाते हैं तो इसीलिए चढ़ाते हैं कि भाई इनके जो समय है वो ख़राब चल रहा है वो ठीक हो जाए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की खासियत है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ रहते थे भाई, तो ये दिल्ली के अंदर रहते थे। दिल्ली के अंदर इनके नाम पर रेलवे स्टेशन भी है। इनके गुरु का नाम पूछा गया है, क्योंकि सीधे पूछा शिष्य कौन है, तो गुरु याद रखेंगे बाबा फरीद, बाबा फरीद गुरु हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेहरू वाज इन फेवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बट गांधी वाज नॉट। गांधी और नेहरू की विचारधारा मैक्सिमम एक थी, लेकिन कुछ कामों में डिफरेंट थी। तो डिफरेंट का बात पूछिए, सत्य बोलना ये तो महात्मा गांधी की खासियत थी, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस ये महात्मा गांधी की खासियत थी। अगली बात करता अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, उन्होंने तो एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, तो ये भी बात दोनों की सही थी। लेकिन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी भारी उद्योगीकरण, इससे असहमत थे गांधी जी, और जवाहरलाल नेहरू की ये सोच थी कि वो भारी उद्योगीकरण लेके आऊँ। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। और बातें हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के अंदर करते रहेंगे। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आते हैं उनके लिए अच्छा है, जिन बच्चे को नहीं आते वो ग्रो एकेडमी ऐप से बैच से पढ़ाई कर सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय।